वो भैया मैं करने ही वाला था। इतना टाइम थोड़ी लगता है। तू जो घर में रहता है ना, इस ऐशो आराम के लिए पैसे कमाने पड़ते हैं, तब जाके काम होता है। भुवन चुपचाप अपने भाई की बातें सुनता रहता है कि तभी नीचे से उसकी चाची की आवाज आती है। अरे ओ भुवन, अभी तक तूने नाश्ता बनाकर टेबल पर क्यों नहीं लगाया? तुझे बोला था ना। भुवन जल्दी जल्दी निखिल के कमरे से निकलकर सीढ़ी से नीचे की तरफ भागता हुआ आता है। तभी उसकी चाची उसका कान पकड़ते हुए, क्यों रे भुवन, तुझे एक काम बोला, वो भी तुझसे ना हुआ? चाची छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है, अभी लगा दूंगा। अपनी पत्नी को भुवन के साथ ऐसा करते देखकर उसके चाचा आ जाते हैं। निर्मला छोड़ उसे, बच्चा है वो। अजी क्यों छोड़ू? यहाँ मुफ्त की रोटी तोड़ रहा है और तुम कौन सा कमा रहे हो जो तुम्हारी सुनू? मेरा बेटा कमाता है, उसकी कमाई से ही घर चल रहा है। निर्मला इस तरह से मनोज को सुनाकर चली जाती है। मनोज चुपचाप सुनता रहता है और कुछ नहीं बोलता, क्योंकि वो भी बीमारी के कारण कोई काम नहीं कर पाता। भुवन भी वही अपने चाचा के साथ खड़ा होकर रोता रहता है। तू रो मत बेटा, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। और तेरी चाची ही तो है, चाची तो मां समान ही होती है। नहीं चाचा, आपने मुझे रहने को घर दिया, मुझे 3 वक्त तक खाना दिया, काफी है मेरे लिए। भुवन उसके बाद जाकर टेबल पर सबके लिए नाश्ता लगाता है कि तभी निखिल एकदम से चिल्लाता है, ये क्या है? तुम्हें पता नहीं कि मैं बिना दूध की कॉफी पीता हूँ, इसमें शुगर भी और दूध भी। इस लड़के से कोई भी काम ठीक से नहीं होता। इसे आप अनाथ आश्रम क्यों नहीं छोड़कर आते? इसका बाप तो रहा नहीं, इसे पालने के लिए यहाँ ले आए। निखिल बिना नाश्ता किए वहाँ से उठकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। उधर भुवन भी आंसू के घूंट पिए चुपचाप, काश मेरे पिताजी का निधन नहीं होता और मैं यहाँ नहीं आता। ऐसे ही भुवन को निर्मला और निखिल हर छोटी छोटी बात पर बिना किसी गलती के मारते रहते। भुवन सिर्फ 18 साल का ही बच्चा था। उसकी माँ का निधन उसके जन्म के समय ही हो गया था। कुछ टाइम बाद निखिल की शादी कर दी जाती है। निखिल अपनी पत्नी मीना के साथ दरवाजे पर ही खड़ा होता है। अरे ओ भुवन, तेरी भाभी आई है, उसके स्वागत की थाली ला कर दे। भुवन भागकर पूजा की थाली लेकर आता है कि आते ही तार में उसका पैर अड़ जाता है और वो पूजा की थाली समेत गिर जाता है। अभी तुझे कुछ नहीं कहूंगी, बाद में बताऊंगी तुझे। उसके बाद बहू का स्वागत करके उसे अंदर लेकर आती है। मीना सबके पैर छूती है। जीती रहो बहू, और घर को बिल्कुल स्वर्ग जैसा बना दो। अरे ओ भुवन, जा अपनी भाभी के पांव लग, बहू ये तुम्हारा छोटा देवर है। भुवन जैसे ही मीना के पांव छूता है, अरे मेरा देवर, इसे तो मैं बिल्कुल अपने बच्चे के समान ही रखूंगी। मीना भुवन को पैर छूने के बदले नेक देती है कि तभी, अरे मीना ये क्या कर रही हो? इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरा सबसे छोटा और इकलौता देवर है, तो मेरा तो हक बनता है। शादी के बाद सब थके हारे होते हैं, इसलिए सभी जल्दी ही नाश्ता पानी करके अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। तभी भुवन भी अपने कमरे में जा रहा होता है कि उसी वक्त, तू कहाँ चला? चल जाके पहले सारी रसोई साफ कर, फिर अपने रूम में जाना। पर चाची मैं इतनी सारी सफाई अकेले कैसे करूं? ठीक वैसे ही जैसे मुफ्त की रोटी तोड़ता है। भुवन अपनी चाची के कहने पर साफ सफाई में लग जाता है। साफ सफाई करते करते कब शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता। भुवन बुरी तरह से थक जाता है, इसलिए वो अपने कमरे में जाकर सो जाता है। फिर अगले दिन सोकर थोड़ा लेट उठता है। निखिल की आवाज से उसकी आंख खुलती है। अभी तक सोया हुआ है? रात को पत्थर तोड़े थे क्या जो तेरी आंखें नहीं खुली अभी तक? भुवन जल्दी से उठ धोकर रसोई की तरफ भागता है, रसोई में अपनी भाभी को देखकर। अरे भाभी नमस्ते, आप पहले दिन रसोई में रहने तो मैं चाय नाश्ता बना लूंगा। अच्छा, आप बनाओगे? अरे ये काम तो मेरा है। आप जाकर कॉलेज के लिए तैयार हो जाओ, मैं आपका टिफिन लगा देती हूँ। भाभी मैं कॉलेज नहीं जाता हूँ। क्यों, पढ़ाई छोड़ दी क्या, या आज जाने का मन नहीं है? नहीं भाभी ऐसा नहीं है, वो क्या है ना कि मेरा। भुवन अपनी भाभी को बताने वाला था कि इतने में निखिल वहाँ आ जाता है। अरे भुवन तू यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहा है? तेरी भाभी नाश्ता बना रही है और तू देख रहा है। निखिल जी, ये देवर है मेरा, मैं इनकी भाभी, भला ये काम क्यों करेंगे? और आपके यहाँ मम्मी जी रसोई में नहीं आती थी क्या? मीना के सवाल करने पर निखिल बात को घुमा देता है और भुवन को वहाँ से जाने का इशारा करता है। नहीं ऐसा नहीं है, वो मैं तो इसीलिए बोल रहा था कि तुम अभी नहीं हो ना, तो भुवन तुम्हारी कुछ मदद कर दे।